हेलो एवरीवन, दिस इज संजना एंड वेलकम टू CUT अकेडमी ऑनलाइन, जहां हम करने वाले हैं अपने बोर्ड्स में 100 आउट ऑफ 100 लाने की प्रिपरेशन किस सब्जेक्ट में, इकोनॉमिक्स में। और इस सीरीज़ को करने के बाद आपके बोर्ड्स में तो 100 आउट ऑफ 100 आएंगे ही, साथ के साथ आपकी परसेंटाइल CUT एग्जाम्स में भी 100 होने वाली है। तो चलो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि वो टाइम स्लॉट 1947 का, जब हमारा देश बिल्कुल आज़ाद हुआ था और उस टाइम हमारी इंडियन इकोनॉमी को किस टाइप से ब्रिटिशर्स छोड़ के गए थे और हमारी गवर्नमेंट ने किस तरीके से उस छोड़े हुए इकोनॉमी के साथ चेंजेस लाई ताकि हमारी कंट्री की ग्रोथ हो सके। तो आज हम इसका डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं और इसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि इसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे और एक छोटी सी स्टोरी भी है जो आपको इस पूरे सेशन में मिलेगी, और उसके लिए आपको ये पूरा सेशन एंड तक देखना होगा। तो चलो आज के हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आई होप आप सबको डेट तो इसकी पता ही होगी, एटलीस्ट डेट तो सबको रिमेंबर होनी चाहिए। हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? सही सोच रहे हो, 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। और हम इसमें देखेंगे कि ब्रिटिशर्स इस टाइम पर हमारी कंट्री में किस किस्म के हालात को छोड़ के गए थे और हमारी इकोनॉमी उस टाइम पे क्यों इतनी पिछड़ी हुई थी और क्यों इतनी स्टेगनेंट थी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं आज का हमारा कंटेंट, दैट इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। देखो, आज के सेशन में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे कि ब्रिटिशर्स हमारी इकोनॉमी को किस सेक्टर में किस हिसाब से छोड़ कर गए थे और उस टाइम पर वहाँ की फैसिलिटीज़ कैसी हुआ करती थी। एज वी ऑल नो कि आज़ादी के टाइम पर जो हमारी पॉपुलेशन के मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन थी वो क्या कर रही थी, वो एग्रीकल्चर करती थी। उनकी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो सोर्स ऑफ इनकम था वो एग्रीकल्चरल सेक्टर हुआ करता था। ऑलमोस्ट 85% लोग जो है वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से ही अपना गुजारा करते थे। उसमें भी जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने खास कुछ एनकरेजमेंट या फिर कुछ खास ऐसा काम नहीं किया था जिसकी वजह से हमारे फार्मर्स को कुछ खास बेनिफिट मिल पाता, और इन हालातों से उभरने में हमें काफ़ी टाइम लग गया था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा कॉजेज ऑफ बैकवर्डनेस एंड स्टेग्नेशन। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जो हमारी इकोनॉमी थी ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बहुत पिछड़ी हुए हालातों में थी और काफ़ी ज़्यादा स्टेगनेंट, यानी कि उसमें तो कुछ खास बढ़ोतरी नहीं हो रही थी, एक तरह रुकी हुई इकोनॉमी थी और बहुत लो स्टैंडर्ड की इकोनॉमी थी। तो उस सारी सिचुएशन में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे क्या मेन कॉजेज़ रहे थे जिसकी वजह से वो इतना पिछड़ा हुआ था। एंड देन हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में, यानी कि हमारे वैसे तो 1947 के टाइम पे हमारे यहाँ ज़्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर्स थे नहीं, और जो थे उनकी भी कंडीशन कुछ खास अच्छी नहीं थी। तो उनकी कमियों के बारे में जानेंगे, किस टाइप से वो वर्क कर रहे थे, वो सारी चीज़ें जानेंगे। देन आता है हमारा फॉरेन ट्रेड। देखो, अब काफ़ी बच्चे फॉरेन ट्रेड सुन के ना उनको लगेगा यार 1947 के टाइम तो देश आज़ाद ही हुआ था ना, क्या ही ट्रेड करता होगा। नहीं, उस टाइम भी हम ट्रेड कर रहे थे, लेकिन उस टाइम पे जो हम ट्रेड कर रहे थे ना उसका उतना इम्पैक्ट हमें नज़र नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि हम ज़्यादातर ना, देखो, फॉरेन ट्रेड की बात जब भी आएगी ना दो टॉपिक्स में आते ही आते हैं। आपका आता है एक्सपोर्ट एंड आता है इम्पोर्ट। आप कंफ्यूज मत हो जाना दीदी ने एक्स और एम क्या लिख दिया है। देखो, आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो तो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को ये चीज़ें पता होनी चाहिए दैट हम एक्सपोर्ट को, यानी कि जो सामान हम दूसरे देश में सेल करते हैं उसको हम डिनोट करते हैं एक्स से, एंड एम यानी कि इम्पोर्ट, यानी कि जो सामान हम दूसरे देश से खरीद रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पोर्ट करना, उसको हम डिनोट करेंगे एम। इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे कि उस टाइम पे हमारा फॉरेन ट्रेड कैसा था। देन आता है हमारा डेमोग्राफिक कंडीशंस, यानी कि डेमोग्राफिक कंडीशन का मतलब होता है दैट हमारे उस टाइम की पॉपुलेशन की लिटरेसी रेट क्या थी, हेल्थ कंडीशन क्या था, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, वहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या था, लोग जो एवरेज एज होती है लोगों की जीने की वो सारी चीज़ें कैसे थी। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट डेट भी आने वाली है, तो बिल्कुल इस लेक्चर को स्किप नहीं करना। इस चैप्टर में आपके मैक्सिमम डेट्स आती हैं, क्योंकि जब भी हम इस चैप्टर को डिस्कस करते हैं ना तो बच्चे टॉपिक्स कवर कर लेते हैं बट डेट्स जो हैं वो छूट जाती हैं। तो उन डेट्स को बिल्कुल नहीं छोड़नी है, बिकॉज MCQ में डेट्स ही पूछी जाती है आईडी में। तो ये सारे टॉपिक्स को हम अच्छे से कवर अप करेंगे। देन हम पढ़ेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि उस टाइम पर जो लोग थे वो किस तरीके के काम में जुड़े हुए थे, उनका जो लाइवलीहुड था वो किस चीज़ पर डिपेंड रहता था। मैंने जैसे कि अभी बताया था दैट मोस्ट जो पॉपुलेशन थी वो किस पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड थी, एग्रीकल्चरल सेक्टर पे। देन हम आता है हमारा लास्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और वो होगा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर।
अब काफ़ी बच्चे इंफ्रास्ट्रक्चर देख के बोलेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब दीदी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, मॉल्स, ऐसा कुछ मतलब उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। बट उस टाइम पर ब्रिटिशर्स गए ना, तो देखो ब्रिटिशर्स हमें मतलब इंडिया से बहुत सारा खजाना लेकर गए, इंडिया को एक्सप्लॉइट किया। बट उसके साथ साथ ना उन्होंने कुछ चीज़ों पर ध्यान दिया, भले ही उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए किया था। उनका इंटेंशन इंडिया की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से नहीं था। उनका पर्सनली इंटेंशन ये था दैट हम जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर ला रहे हैं या फिर जो भी कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पे हो रहा है वो अपने पर्सनल मोटिव से करते थे, दैट पैसा कमाना है। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस हमारे देश में बना के गए थे, जिनका फ़ायदा हमें उनके जाने के बाद हुआ था। तो उन सब के बारे में हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। चलो जी, ये हमने डिस्कस कर लिया कि आज का हमारा कंटेंट क्या होने वाला है। तो आ जाते हैं हम अपने सबसे पहले टॉपिक पर, यानी कि एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो देखो एग्रीकल्चरल सेक्टर में ना सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारी पॉपुलेशन किस टाइप से इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तौर पे ना हमारी जो पॉपुलेशन थी वो एंगेज रहती थी। अब आप पूछोगे दीदी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे? देखो, अब कोई फार्मर है, वो गेहूं उगा रहा है, तो वो तो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, ठीक है दीदी, ये समझ में आ गया। इनडायरेक्टली कैसे जुड़ा हुआ है? देखो, जो बड़े बड़े फार्मर्स होते थे ना, उनको काफ़ी बार क्या होता था, जो बिग फार्मर्स होते थे वो अपनी ज़मीन पे खुद जाके तो खेती करेंगे नहीं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो टीनेंट्स रख लिया करते थे। टीनेंट्स का मतलब है वो अपने अंदर मतलब अपने ना नीचे कुछ जो गरीब किसान हुआ करते थे या फिर जिनकी ज़मीनें नहीं होती थी, उनको टीनेंट्स बना के रख लिया करते थे दैट तुम हमारी ज़मीन पर काम करो और बदले में ना हम तुम्हें, वो लोग पैसा भी नहीं देते थे, बदले में बोलते थे तुम जितना गेहूं उगा रहे हो ना उसका 10% हम तुम्हें दे देंगे, या फिर उसमें से 10 किलो तुम रख लेना। 10 किलो तो बहुत ज़्यादा बोल दिया, वो बेसिकली 1 किलो 2 किलो दे के उनको निपटा देते थे। तो कहीं ना कहीं देख रहे हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली निर्भर तो उनकी लाइवलीहुड एग्रीकल्चर पे ही थी। और क्यों थी? क्योंकि इंडस्ट्रीज़ उस टाइम पे हमारे पास उतनी ज़्यादा नहीं थी, और अगर थी भी तो ज़्यादातर लोग उसको प्रेफर नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता था ना कि इंडस्ट्रीज़ की मशीनरीज जो है उनको रन कैसे करे, उनको मैनेज कैसे करे, तो वो सारी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती थी। तो आ जाओ हम जानते हैं दैट जो हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर था वो इतना बैकवर्ड और स्टेगनेंट क्यों था, वो उसमें ग्रोथ क्यों नहीं दिख रही थी हमें 1947 के टाइम पर। तो सबसे पहले हम इसका पहला मेन रीज़न है वो है हाई डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। यानी कि आप देखो 1947 तक हमारे कंट्री में ऐसी कोई स्पेशल फैसिलिटी नहीं दी गई थी फार्मर्स को जिस पर वो बेसिकली बोल सके दैट अगर हमारे यहाँ बारिश नहीं होती है तो हम काम चला लेंगे। यानी कि वो अपने खेतों में जो फसलें उनकी उगेंगी या फिर जो फसलें लहराएंगी वो सिर्फ एक रीज़न की वजह से हो सकता था, अगर उनके गांव में बारिश होती है। अगर उनके गांव में बारिश नहीं होगी तो उनकी जो फसल है वो भी प्रॉपर्ली नहीं ग्रो कर पाएंगी। और ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ना अपने टाइम से ही बिल्कुल इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने अपने तरफ से कोई एफर्ट्स कभी लगाए ही नहीं कि वो कैनाल्स बनाए, वेल्स के कंस्ट्रक्शंस करवाए ताकि फार्मर्स को फ़ायदा हो। क्यों? क्योंकि उनका मेन मोटो तो सिर्फ खुद का प्रॉफिट था ना, तो वो ऐसी चीज़ों पे कभी ध्यान ही नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से जो ऐसे सिचुएशंस हो गई थी दैट फार्मर्स ना बहुत ख़राब कंडीशन में थे। अगर अच्छी रेनफॉल हो रही है, अच्छी खासी बारिश हो रही है तो उनकी अच्छी फसलें होंगी, लेकिन अगर किसी साल बारिश कम हुई है या बारिश हुई ही नहीं, सूखे का सामना करना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं उनका जो सारा जीवन शैली था ना वो सिर्फ और सिर्फ रेनफॉल पे डिपेंडेंट रहा करता था। यानी कि अगर अच्छी बारिश हुई तो हम अच्छी फसल उगा पाएंगे और अच्छा पैसा कमा पाएंगे, लेकिन अगर बारिश नहीं हुई तो मतलब हमारी फसलें ख़राब हो जाएंगी, हम कुछ ग्रो ही नहीं कर पाएंगे और हमारे पास पैसा भी नहीं रहेगा। और ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने अपनी तरफ से कभी भी कोई एफर्ट्स लगाए ही नहीं थे एग्रीकल्चर की फील्ड में ग्रोथ लाने के लिए। सो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ रही थी। चलो जी दीदी, ये वाला टॉपिक तो हमें समझ में आ गया। इसके अलावा और क्या रीजंस थे? और रीजंस है हमारे पास गैप बिटवीन ओनर ऑफ द सॉइल एंड द टिलर ऑफ द सॉइल। एंड अब ये वर्ड देख के घबराना मत कि ये टिलर कहाँ से आ गया। देखो बेसिकली टिलर का मतलब होता है वो इंसान जो किसी लैंड के ऊपर किसी के अंडर में काम कर रहा है। जैसे मैंने अभी बोला, जैसे जो बिग फार्मर थे वो अपने अंडर क्या करते थे, स्मॉल फार्मर्स को काम करने के लिए बोल देते थे, या फिर उन लोगों को, उन पीजेंट्स को जिनके पास अपनी ज़मीनें नहीं होती थी, उन्हीं को टिलर बोलते हैं। एग्जाम में ऐसे ही टिपिकल वर्ड्स यूज़ करना, आंसर बहुत इंपैक्टफुल लगता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। काफ़ी बार बच्चे कंटेंट तो अच्छा पढ़ के जाते हैं, उन्हें पता होता है क्या करना है, बट वो सोचते हैं ना कि हम नॉर्मल वर्ड्स लिख देते हैं, फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स, पीजेंट्स, वो वर्ड्स बहुत अच्छे हैं।
ऐसे नहीं कह रही वर्ड्स गलत हैं, बट आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो ना, तो चीज़ों को थोड़ा उसी हिसाब से लिखो, थोड़े आंसर्स को प्रेजेंटेबल बनाओ। 12th के बच्चों इतनी मेहनत तो करोगे ही। चलो जी, तो टिलर का मतलब समझ में आ गया, बेसिकली पीजेंट्स, ठीक है, छोटे पीजेंट्स जिनके पास अपनी ज़मीनें नहीं होती थी, जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स के अंडर काम करते थे, उन्हें हम टिलर बोलते हैं। चलो दीदी ये तो समझ में आ गया, लेकिन इनके बीच में गैप कैसे था? देखो अभी मैंने तुम लोगों को समझाया था कि जो बड़े फार्मर्स हैं ना, वो छोटे फार्मर से काम करवा लिया थे, टिलर उनके अंदर काम करते थे। लेकिन अब काम करने के बाद, मैंने तुम्हें अभी बताया था कि काम करने के बाद ना वो बदले में उनको पैसे नहीं देते थे, पैसे तो बिल्कुल ही नहीं देते थे वो, बदले में वो बोलते थे तुम हमारी खेती पर काम करो, हमें जो क्रॉप उगानी है तुम वो उगा के दो, और बदले में ना हम तुम्हें तुम्हारे मतलब सिर्फ उनके ज़िंदा रहने लायक ही इतने कम क्वांटिटी में ना उनको वीट, राइस या फिर जिस भी चीज़ की उन्होंने खेती कर रखी होती है वो देते थे। अब तुम सोचो कि भाई किसी खेत पर मैंने पूरे साल मेहनत करी है, मैंने मजदूरी करी है उस खेत पर, और बदले में मुझे क्या मिल रहा है? सिर्फ इतना सा कि मैं गुजारा कर पाऊँ, अपने जीने लायक ही चीज़ें ले पाऊँ। चीज़ें क्या, उनको बस खाने की चीज़ें मिल जाती, वही बहुत बड़ी बात थी। और यही सबसे बड़ा रीज़न था कि हमारी एग्रीकल्चरल सेक्टर में हमें ग्रोथ देखने को मिल ही नहीं रही थी। बिकॉज क्या हो रहा था कि जो गैप है ना ओनर ऑफ द सॉइल एंड टिलर ऑफ द सॉइल, वो बढ़ता जा रहा था। बिकॉज जो खेत के मालिक है ना, वो चाहते ही नहीं थे हम अपना प्रॉफिट किसी से शेयर करें। उनका था कि ये ज़मीन मेरी है, अब इसका जो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने इसको बेचने के बाद आएगा ना, वो सिर्फ मेरा होगा, मैं किसी से शेयर नहीं करूँगा। इस सोच के साथ ना वो चल रहे थे, जिसकी वजह से टिलर को बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बुरे हालातों से गुजरना पड़ता था। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल इसको नज़रअंदाज नहीं करना, अच्छे से नोट डाउन करना नोट्स को, बहुत अच्छे नोट्स है और तुम्हारी बहुत हेल्प होने वाली है इसमें। चलो दीदी ये तो समझ में आ गया। देखो यहाँ मैंने अच्छे से लिख भी रखा है दैट ओनर सेल्डमली शेयर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दे वर ओनली इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग देयर प्रॉफिट। जो बिग ओनर्स थे, जो बिग लैंड ओनर्स थे, उनका क्या मोटिव था? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। उनको कोई मतलब नहीं था कि उनके जो अंडर जो टेनेंट्स काम कर रहे हैं वो किस हालात में हैं, उनके हालात सही भी है या नहीं, उनको सिर्फ पैसों से मतलब था। जैसे आज के लोगों को होता है, वैसे उस टाइम के भी कुछ ऐसे लोग थे ना जो सेल्फिशली सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, उनको किसी और के हालातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। चलो जी दीदी ये तो हमें समझ में आ गया अच्छे से दैट ये सारी चीज़ें होंगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कॉजेज ऑफ बैकवर्डनेस एंड स्टेग्नेशन। देखो बैकवर्डनेस यानी कि पिछड़ापन एंड स्टेग्नेशन यानी कि रुकी हुई इकोनॉमी, स्टेगनेंट इकोनॉमी। तो दीदी इसके मेजर रीजंस क्या थे? दैट हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ ही नहीं मिल रही थी, हम डेवलपमेंट की तरफ जा ही नहीं पा रहे थे। देखो इसके बहुत सारे रीजंस थे, उसमें से जो सबसे बड़ा रीज़न था ना वो था हमारा ज़मींदारी सिस्टम। अब ये ज़मींदारी सिस्टम ना बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि 3 मार्क का क्वेश्चन में ये बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट इज़ ज़मींदारी सिस्टम, और इसका ना एक छोटा सा नाम भी है, वो भी इसमें देख लो, 1 मार्कर में ज़रूर आएगा। दैट ज़मींदारी सिस्टम को हम और किस नाम से जानते हैं? इसको ना बेसिकली देखो, ज़मींदारी सिस्टम को ही ना एग्जाम में लैंड रेवेन्यू सिस्टम बोलते हैं। आपके इस चैप्टर में बस यही है दैट व्हाट इज़ लैंड रेवेन्यू सिस्टम और अनदर नेम ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम। तो याद रखना, अगर लैंड रेवेन्यू सिस्टम की बात की जाए ना तो उसमें सीधा सीधा लिख के आना दैट ज़मींदारी सिस्टम है इसमें, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही सिस्टम के बारे में बता रखा है। आप जान लेते हैं ये सिस्टम था क्या। देखो ज़मींदारी सिस्टम ना बेसिकली एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप होता था। ट्रायंगुलर रिलेशनशिप किसके बीच में? ब्रिटिशर्स के बीच में, जो लैंड ओनर है मतलब बेसिकली जो ज़मींदार है उसके बीच में, और उनके टीनेंट्स या फिर पीजेंट्स बोल लो, उनके बीच का ये ट्रायंगुलर रिलेशनशिप होता था। अब ये ट्रायंगुलर रिलेशनशिप होता क्या था? देखो ब्रिटिशर्स ना बड़े चालाक थे, उन्हें एक बात तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई थी दैट अगर हमें इंडिया पे रूल करना है ना तो इनमें फूट डालनी पड़ेगी। बचपन से सुनते हुए आ रहे हो ना, डिवाइड एंड रूल, तो एक तरीके से ज़मींदारी सिस्टम में भी उन्होंने वही करा था। उनको ये पता था कि इंडिया के लोग ना ये बड़े छोटे, अमीरी गरीब, इस जाल में तो फंसे हुए हैं, और साथ में कास्ट सिस्टम वाला भी हमारे इधर चलता ही था कितना ज़्यादा। तो उन्होंने दिमाग लगाया। वो क्या करते थे ना, वो सीधा जाके किसानों से नहीं बोलते थे कि तुम हमें कर दो, उन्होंने ना एक तरीके से अपने पीए बना रखे थे। अब बोलोगे उस टाइम पे पीए, सब समझ में आएगा, थोड़ा वेट करो। देखो उन्होंने ना ज़मींदार को एक सहारा बनाया। उन्होंने बोला ज़मींदार इधर आओ, तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। उन्होंने ज़मींदार को बोला दैट तुम्हें ना एक फिक्स प्रपोर्शन मुझे हर महीने लाकर देना है एज ए टैक्स, ठीक है, और वो टैक्स तुम मुझे ला के दोगे, और उसके बाद तुम्हें जो मर्जी वो करो। तुम्हें अगर किसान से एक्स्ट्रा पैसे वसूल करने हैं, उसकी सारी फसल लेनी है तो तुम ले सकते हो, उसके बाद में तुम्हें
कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, मुझे सिर्फ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पेमेंट लाकर हर महीने मुझे देनी है। अब फॉर एग्जांपल कोई किसान है, उसके यहाँ पे मतलब कोई किसान है, ठीक है, उसकी वो 200 रुपये कमा रहा है, तो वो ज़मींदार का काम क्या था, 200 रुपये में से 50 रुपये लेकर ब्रिटिशर्स को देना, ठीक है। और वो ब्रिटिशर्स ने उसके बाद क्या बोला, दैट अब तुम फ्री हो, अब तुम्हें अगर किसान से तुमने मुझे 50 दे दिए ना, अब जो उसका 150 रुपये बचा है उसमें से अगर तुम्हें तुम्हारा खर्चा निकालना है या फिर उसकी सारी भी रकम लेनी है ना, तो तुम छीन लो, मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करूँगा। और यही ज़मींदारी सिस्टम में हो रहा था। इन्होंने एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप सेटअप कर रखा था ब्रिटिशर्स ने बिटवीन ज़मींदार, टीनेंट्स या फिर पीजेंट्स। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। देखो, ज़मींदारी सिस्टम, द ज़मींदारी सिस्टम इन इंडिया इन्वेंटेड एन यूनिक सिस्टम। यूनिक सिस्टम तो था ही, इसको एक तरीके से ठगने का सिस्टम बोलो, जो ब्रिटिशर्स ठग ठग के ले गए ना हमारे यहाँ से, उसमें ये सिस्टम का सबसे बड़ा रोल था। और इन्होंने सिर्फ ज़मींदारी सिस्टम से ही ना हमारे फार्मर्स को इतना लूटा है, मतलब तुम इमेजिन नहीं कर सकते कि किसान अपनी खेतों पे इतनी मेहनत करके फसल उगा रहे हैं और उसका फिक्स्ड प्रोपोर्शन ब्रिटिशर्स ले जा रहे हैं, ठीक है। और चलो ब्रिटिशर्स ले जा रहे हैं, वो तो समझ में आता है कि अनजान लोग थे या अजनबी थे, बट हमारे यहाँ के जो ज़मींदार थे वो तो इंडियंस थे ना, बट स्टिल उन्होंने इस सिस्टम के नाम पे हमारे ही किसानों को बहुत लूटा है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया है। तो वो सारी चीज़ें लिख के आना आंसर में, कंटेंट तुम्हें मतलब आंसर फ्रेमिंग में ये सारी चीज़ें ऐड करोगे ना, बहुत अच्छा लगेगा। और वर्ड्स मैं बार बार बोल रही हूँ, द टिपिकल इकोनॉमिक्स के वर्ड्स ट्राई करो अपने आंसर्स में लाने के लिए, ठीक है। रिलेशनशिप अमंग द गवर्नमेंट, देखो यहाँ पे गवर्नमेंट का मतलब है ब्रिटिशर्स, ओनर ऑफ द लैंड यानी कि ज़मींदार, एंड फार्मर या फिर अपना तुम टीनेंट्स या फिर पीजेंट्स लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिस सिस्टम वॉज पॉपुलरली नोन एज ज़मींदारी सिस्टम। अंडर दिस सिस्टम द ज़मींदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज परमानेंट ओनर ऑफ द लैंड। देखो, इस सिस्टम के तहत ज़मींदार्स को ना बोल दिया जाता था, मतलब देखो ब्रिटिशर्स ना माइंड गेम बहुत अच्छा खेलती थी। वो ज़मींदार्स को पता है क्या बोलती थी, देखो ये जो ज़मीन है ना ये तुम्हारी है, तुम इसके ओनर हो, तुम्हें इस ज़मीन के साथ जो करना है, जितना पैसा तुम बना सकते हो बनाओ, कोई तकलीफ नहीं हमें, लेकिन हमें फिक्स प्रोपोर्शन हर महीने ला के दे देना, उसके बाद हम तुम्हें बिल्कुल नहीं टोकेंगे। और ज़मींदार उस जाल में फंस गए, उसने बोला यार ये तो बड़ा मस्त है ना, मैं मतलब हर महीने इनको बस 50 रुपये दूँ और बदले में मुझे इतनी सारी लैंड मिल रही है, और क्या हो रहा है, मैं जितना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहूँ उतना ज़्यादा अर्न करना चाह रहा हूँ। लेकिन वो ये भूल गए थे कि वो प्रॉफिट तो अर्न कर रहे हैं, बट जो टीनेंट्स है, जो फार्मर्स है, उनका एक्सप्लॉयटेशन भी टाइम के साथ बढ़ता जा रहा था। ओनर ऑफ द लैंड एंड दे हैड टू पे फिक्स्ड सम टू द गवर्नमेंट एज लैंड रेवेन्यू। उनको एक फिक्स्ड रेवेन्यू किसको देना पड़ रहा था, ब्रिटिशर्स को, जो कि फिक्स था, और उसको लैंड रेवेन्यू का दाम दिया जा रहा था। और उसके बाद वो फ्री थे किस चीज़ के लिए, कि वो फार्मर से जितना चाहे उतना पैसा या फिर उनकी क्रॉप्स को ले सकते थे, जो उन्होंने पूरी साल इतनी मेहनत करके उगाई है या फिर जो पैसे कमाए हैं वो सारे वो ले सकते थे। देन आता है हमारा फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन। देखो, अब कमर्शलाइजेशन का मतलब पहले समझ लो, ये टॉपिक जानने से पहले देखो, कमर्शलाइजेशन का मतलब होता है बेसिकली वो क्रॉप्स जो कि बेसिकली मार्केट में सेल करने के पर्पज से बनाई जाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है इंडिगो। आप सबने सुना होगा दैट जो ब्रिटिशर्स थे ना, वो इंडिगो की क्रॉप्स के लिए ना किसानों को बहुत ज़बरदस्ती करते थे। वो बोलते थे तुम इंडिगो की क्रॉप उगाओ, ठीक है, हम तुम्हें बहुत अच्छा पैसा देंगे, तुम सेल करो हमें, तुम्हें बड़ा प्रॉफिट होगा। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ पता होनी चाहिए दैट एक बार अगर इंडिगो की फार्मिंग आप किसी लैंड पे करते हो ना, तो वो आने वाले कुछ सालों के लिए बंजर हो जाती है, आप उस पर कोई और क्रॉप उगा ही नहीं सकते हो। तो चलो, बड़े किसान, बड़े जो हमारे लैंड ओनर्स होते हैं या फिर जो फार्मर्स होते हैं, वो तो ये चीज़ कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर एक स्मॉल फार्मर या फिर जो हमारा टीनेंट है या पीजेंट है, वो अपनी छोटी सी ज़मीन पे या फिर जितनी भी ज़मीन उसके पास है उस पर इंडिगो उगाए, और उसको उगाने के कुछ साल बाद तक वो दूसरी क्रॉप उस पर उगा ही ना पाए, वो अपने घर का खर्च कैसे चलाएगा? क्यों? क्योंकि अगर उसने एक बार इंडिगो उगाई है तो दोबारा कुछ सालों तक वो खेती उस ज़मीन पे कर ही नहीं पाएगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको मजदूरी करनी पड़ेगी, मांग के खाना पड़ेगा, और वो इस चक्कर में डेब्ट ट्रैप में भी फंस सकता था। तो बेसिकली फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन में हम जानेंगे दैट जो ब्रिटिशर्स थे वो किस तरीके से फार्मर्स को ना बेसिकली बोलते थे दैट तुम ना जो सब्सटेंस फार्मिंग कर रहे हो, देखो सब्सटेंस फार्मिंग का मतलब होता है वो क्रॉप्स जो बेसिक नेसेसिटीज़ वाली होती है, जैसे कि व्हीट, राइस, ये सारी क्या है, ये सब्सटेंस फार्मिंग है, यानी कि ये रोज़मर्रा में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, रोज़मर्रा में हम खाने पीने वाली चीज़ें हैं, ठीक है।
तो ये क्या है, उनको बेसिकली ना शिफ्ट करने के लिए दबाव डाला जा रहा था दैट तुम ना सब्सटेंस फार्मिंग जो कर रहे हो, जैसे कि तुम जो ये वीट राइस जैसी क्रॉप्स उगा रहे हो, इसको मत उगाओ, तुम कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर करो, यानी कि तुम वो क्रॉप्स उगाओ जिससे तुम्हें पैसा ज़्यादा मिले। क्यों? क्योंकि वीट और राइस तो हर कोई उगा रहा है ना भाई, तो तुम कुछ अलग करो, तुम इंडिगो उगाओ, ठीक है, उससे तुम्हें हम ज़्यादा पैसा देंगे, तुम ज़्यादा कमा पाओगे। तो शुरुआत में तो फार्मर्स भी बहुत अच्छे अट्रैक्ट हुए, बट धीरे धीरे उन्हें समझ में आने लग गया दैट जो ब्रिटिशर्स हैं उन्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं और उन्हें लूट रहे हैं। तो ये किस टाइप से हमारी इकोनॉमी को पिछड़ा कर रहा था या फिर स्टेगनेंट कर रहा था, आओ उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखो, अब अगर एग्जाम में आ जाए कि सब्सटेंस फार्मिंग क्या होती है, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्या होता है, तो घबराना नहीं है, ठीक है। सब्सटेंस फार्मिंग में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो बेसिकली हम सेल्फ कंजप्शन के लिए उगाते हैं और जो लाइफ की बेसिक नेसेसिटीज़ वाली क्रॉप्स होती हैं, ठीक है। और कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में वो क्रॉप्स आती हैं जिनको मार्केट में बेचने के पर्पज़ से उगाई जाती है, जैसे कि हमारा इंडिगो हो गया, शुगर केन भी हो गया। अब काफ़ी बच्चे शुगर केन में कन्फ्यूज हो जाते हैं, बट शुगर केन तो दीदी खाने वाली चीज़ है ना, वो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का कैसे पार्ट हो गया? देखो, शुगर केन भी कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। क्यों? अब मैं किसान हूँ, मैंने शुगर केन उगा ली, तो यार तुम सोचो, मेरे सारे घर वाले शुगर केन ही खाएंगे पूरा साल? नहीं खाएंगे ना। पूरा साल शुगर केन अकेले मेरे लिए खाना या फिर मेरी फैमिली के लिए खाना पॉसिबल है? नहीं है ना। तो मैं क्या करूँगी, उसको मार्केट में सेल करूँगी। क्यों? अब देखो, शुगर केन से कितने सारे प्रोडक्ट बनते हैं, शुगर बनती है, गुड़ बनता है, और भी इतने सारे प्रोडक्ट बनते हैं। तो क्या है, मतलब एक सिंगल रॉ मटेरियल हमारे लिए शुगर केन क्या हुआ, रॉ मटेरियल हो गया, और उससे इतने सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, यानी कि वो कमर्शलाइजेशन वाला ही क्रॉप हुआ। तो ये चीज़ ध्यान रखना, एग्जाम में आ जाता है, मतलब काफ़ी बार पूछा जाता है दैट कमर्शलाइजेशन वाले प्रोडक्ट्स के पेयर बनाने होते हैं। तो इंडिगो तो बच्चों को पता होता है दैट ये कमर्शलाइजेशन वाला है, लेकिन जैसे ही शुगर केन आता है ना, तो उनका माइंड कंफ्यूज हो जाता है दैट सब्सटेंस में है या फिर कमर्शलाइजेशन में है। तो याद रखना, जो शुगर केन है ना, वो कमर्शलाइजेशन वाले में आता है, ठीक है। तो अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि दैट जो क्रॉप है, मतलब जो हम कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में इंडिगो उगा रहे हैं, तो ब्रिटिशर्स इतना क्यों किसानों को जोर देते थे दैट तुम कॉन्टिन्यूसली इंडिगो की फार्मिंग करो, पैसा ज़्यादा कमाओगे? उसका जोर देने का कारण क्या था? देखो, सबसे पहले ना, जिस टाइम पे ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, मतलब जिस टाइम पे ब्रिटिशर्स इंडिया पे रूल कर रहे थे ना, वो एक ऐसा टाइम था जब मतलब ब्रिटिशर्स के अपनी कंट्री में ना इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला प्रोसेस चल रहा था, यानी कि नई नई इंडस्ट्रीज़ बन रही थी। और जब भी किसी कंट्री में नई नई इंडस्ट्री सेटअप होती है, वर्क करना स्टार्ट करती है, तो उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है रॉ मटेरियल की। और 1947 के टाइम पे बेसिकली ब्रिटेन में क्या हो रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, नई नई इंडस्ट्रीज़ खुल रही थी, इस वजह से उनको रॉ मटेरियल चाहिए था। और ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज़ थी ना, वो बेसिकली डाइंग इंडस्ट्रीज़ थी, यानी कि कपड़ों को रंगने वाली इंडस्ट्रीज़ हो गई, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हो गई, इस टाइप की इंडस्ट्रीज़ खुल रही थी। इसीलिए उनको लार्ज क्वान्टिटी में इंडिगो की ज़रूरत पड़ती थी। किसकी ज़रूरत पड़ती थी? इंडिगो की ज़रूरत पड़ती थी। और वो इसीलिए इंडियन फार्मर्स को कॉन्टिन्यूसली प्रेशराइज करते थे दैट तुम इंडिगो की फार्मिंग करो, तुम इंडिगो उगाओ, ताकि वो इंडिगो को कहाँ ले जा सके, अपने कंट्री में ले जा सके और उधर से वो पैसे कमा सके। तो देख रहे हो, यहाँ भी उनका इंटेंशन पैसे कमाना ही है। क्यों? क्योंकि वो तो आए इंडिया ही सिर्फ पैसे कमाने और यहाँ के रॉ मटेरियल को यूज़ करने थे ना, तो उसी इंटेंशन से वो कॉन्टिन्यूसली फार्मर्स को फोर्स कर रहे थे दैट तुम इंडिगो की फार्मिंग करो। और इनफैक्ट उन्होंने ना फार्मर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत अच्छा तरीका निकाला था दैट अगर तुम इसकी खेती करोगे ना, तो हम तुम्हें एडवांस पेमेंट करेंगे। तो किसान तो फंस जाता था बेचारा जाल में। लेकिन जब धीरे धीरे किसानों को पता चलने लग गया दैट यार इंडिगो की खेती हम एक बार कर लेते थे, लेकिन अगले कुछ सालों तक हमारे पास कोई काम ही नहीं होता था, क्योंकि भाई ज़मीन तो बंजर हो जाती थी ना, अब उस पर दोबारा हम कैसे कोई फसल उगा सके। तो धीरे धीरे किसानों ने सोचा दैट यार जब हम पहले वीट राइस जैसे क्रॉप्स उगाते थे, तब हम एटलीस्ट अपने रिक्वायरमेंट के लिए या फिर जो चीज़ें जो हमें जितना कंज्यूम करना था वो रख लेते थे और बाकी का मार्केट में अपना सेल हो जाता था। लेकिन इंडिगो का हम क्या करें? इंडिगो तो हम नहीं खा सकते, हम मार्केट में सेल कर देते हैं, हमें पैसे मिल जाते हैं। लेकिन व्हाट इफ़ अगर इंडिगो की फार्मिंग अच्छी नहीं हुई, तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि हमने अपना सारा पैसा लगा के इंडिगो की फार्मिंग भी कर ली, वो बर्बाद भी हो गया। तो ना तो हमारे पास खाने के लिए कुछ बचा और ना ही हमारे हाथ में पैसे बचे।
तो इस टाइप की सिचुएशंस में वो फंसने लग गए थे और धीरे धीरे फार्मर्स को ये रियलाइज़ भी होने लग गया दैट ये जो इंडिगो की फार्मिंग वो कर रहे हैं ना, वो उनके लिए आने वाले टाइम में बिल्कुल भी सही डिसीजन नहीं होने वाला है। और इसी एक रीज़न की मतलब इन्हीं सारे रीजंस की वजह से बेसिकली जो इंडियन इकोनॉमी थी या फिर जो हमारा इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्टर था ना, वो बहुत ज़्यादा पिछड़ता जा रहा था और बहुत ज़्यादा स्टेगनेंट होता जा रहा था। चलो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है डिस्क्रिमिनेटरी तारीफ पॉलिसी। अब देखो तारीफ का मतलब बेसिकली ना, तुम लोग तारीफ का मतलब जान लो, बिकॉज ये वर्ड ना आपके बहुत सारे चैप्टर्स में यूज़ होने वाला है। तो देखो तारीफ का मतलब बेसिकली होता है टैक्स, है ना। तो तारीफ मतलब वो वाली तारीफ नहीं जो तुम्हारे माइंड में आया था, तारीफ का मतलब होता है टैक्स। अब टैक्स किस टाइप से, देखो ब्रिटिशर्स ना बड़े चालाक थे। उन्होंने बोला दैट यार कुछ ऐसी टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी ना जिससे हमारा फ़ायदा भी हो और ये जो ब्रिटिशर्स का जो थोड़ा मतलब जो ये इंडियंस का थोड़ा बहुत काम हो भी रहा है ना, वो ना हो, रुक जाए। तो उन्होंने तारीफ पॉलिसी का यूज़ करा जो कि बहुत डिस्क्रिमिनेटरी थी। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, भेदभाव करना। उन्होंने टैक्सेशन में भी भेदभाव किया। कैसे किया, आओ हम जानते हैं। देखो ब्रिटिशर्स ने ना बेसिकली क्या कहा दैट इम्पोर्टेड ब्रिटिश गुड्स वर ऑफन टैक्स्ड एट लोअर रेट्स मेकिंग दैम चीपर इन इंडिया वाइल इंडियन गुड्स फेस्ड हाई तारीफ व्हेन एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन। इसमें उन्होंने ब्रिटेन ने बेसिकली क्या किया दैट ब्रिटेन कहता था कि हम ना इंडिया से जो सामान लेके जा रहे हैं, मतलब इंडिया से जो सामान हम लोग अपने देशों में लेकर जाएंगे ना, वो तो ठीक है, रॉ मटेरियल हम जो लेके जा रहे हैं वो तो लेके जा रहे हैं, साथ में साथ जितनी भी इम्पोर्टेड गुड्स होंगी ना ब्रिटिश की, वो इंडिया में चीपर रेट पे आएंगी, उस पर ज़्यादा टैक्सेशन नहीं लगाया जाएगा। लेकिन जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट होंगे जो ब्रिटिश मार्केट में जाएगा सेल होने के लिए, उन पर बहुत ज़्यादा हाई टैक्स लगा दिया जाता था। इतना ज़्यादा कि इंसान अपनी चीज़ें वहाँ भेजने के बारे में ना 2 बार सोचे दैट यार मेरा 100 रुपये का प्रोडक्ट है और इसको दूसरे देश में भेजने में ही मुझे 300 लग जाएगा। तो पहले ही जो आर्टिसंस थे वो पीछे हो जाया करते थे, जो बिजनेसमैन होते थे वो पीछे हो जाया करते थे दैट भाई मेरी चीज़ तो 100 रुपये की है लेकिन इसको भेजने में मेरा 500 रुपये का खर्चा हो रहा है, तो मैं क्यों करूँ। तो इसी वजह से इसको डिस्क्रिमिनेटरी तारीफ पॉलिसी बोला जाता था दैट जितना भी इम्पोर्टेड गुड्स था वो तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, चीपर टैक्स पर यहाँ ले आते थे। लेकिन जब हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स को वहाँ पे एक्सपोर्ट, हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को या फिर कोई मास्टरपीस को वहाँ पे ले जाके सेल करने की बात आती थी ना, तो उस पर बोल देते थे दैट तुम्हें बहुत हाई टैक्स पे करना पड़ेगा तभी तुम सेल कर पाओगे। इसकी वजह से जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था, सबसे ज़्यादा क्रूशियल पीरियड से वो गुजरी थी। क्यों, क्योंकि यार कोई भी बिजनेसमैन अपना लॉस होते हुए तो नहीं देखेगा ना, वो क्यों चाहेगा उसका लॉस हो। बट स्टिल इस तारीफ पॉलिसी की वजह से बहुत सारे बिजनेसमैन को जो अच्छा खासा कमा सकते थे एक्सपोर्ट से, उनका लॉस हुआ था और धीरे धीरे वो ख़त्म होती जाती थी, डूबती जा रही थी। इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, डिस्क्रिमिनेटरी तारीफ पॉलिसी बोला जाता है। इसको प्लीज़ अच्छे से लिख कर आना है एग्जाम में, ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है दैट व्हाई इज इंडियन इकोनॉमी स्टेगनेंट एंड बैकवर्ड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो समझ जाना दैट ये सारे पॉइंट्स जितने मैंने आपको अभी पढ़ाए हैं ना, वो सारे आपको अच्छे से लिख के आने हैं। अब देखो यहाँ भी मैंने लिख दिया है दैट इस पॉलिसी ने सबसे ज़्यादा हार्म किसको किया था, इंडियन इंडस्ट्रीज एज लोकल मैन्युफैक्चरर्स कुडंट कम्पीट विद चीप ब्रिटिश इम्पोर्ट। क्यों, अब तुम ये भी जान लो दैट चीप ब्रिटिश इम्पोर्ट्स जो हुआ करते थे, तो वो जो ब्रिटिश के गुड्स थे वो इंडिया में आने के बाद ना जो ब्रिटिशर्स थे वो बड़े चालाक थे। वो एक चीज़ समझ गए थे दैट इंडियन लोगों को ना हम जितना सस्ता माल देंगे वो खरीदेंगे। क्यों, क्योंकि जो इंडिया की ज़्यादातर पॉपुलेशन थी ना वो गरीब थी या फिर मिडिल क्लास थी। तो उन्होंने इन्हीं दोनों ग्रुप को टारगेट किया दैट हम ना अपनी मशीन मेड प्रोडक्ट लेके आएंगे चीपर टैक्स पर और यहाँ पर बेच देंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो प्रॉफिट, हम वहाँ तो पैसा बचा ही रहे हैं यहाँ कम टैक्स लगा के, बट यहाँ पर चीपर रेट पर अगर हम अपने सामान को बेचेंगे तो ऑब्वियसली हमारे खरीदारों की क्वांटिटी बढ़ेगी, हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा और जो इंडियन इंडस्ट्री है या फिर जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट है वो सारा धीरे धीरे टाइम के साथ ख़त्म होता रहेगा। और उनकी ये प्लानिंग कहीं ना कहीं कामयाब भी हो गई थी। क्यों, क्योंकि इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा था, गायब होता जा रहा था। अब हम जानते हैं डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, यानी कि जब हमारी इंडस्ट्रीज़ धीरे धीरे जब गायब हो रही थी, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ गायब हो रही थी, तो उसका कहीं ना कहीं एक रीज़न ये भी था
कि जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स हैं ना वो भी कम होते जा रहे थे। अब तुम पूछोगे दीदी इसका लिंक कैसे है? देखो, सबसे पहले तो जान लो प्रिंसली स्टेट्स क्या होते हैं। प्रिंसली स्टेट्स उस टाइम पर उस राज्यों को बोला जाता था जहाँ पे राजा रूल करते थे बेसिकली, ठीक है। तो अब तुम्हें ना इससे रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाती हूँ, ठीक है। 1920 में इंडिया के अलवर के एक राजा थे, 1920 में वो लंदन गए थे। अब देखो राजाओं का तो होता ही है ना, दैट किंग है तो वो क्या एक्सपेक्ट करेगा, दैट मैं कहाँ जहाँ भी जाऊँ वहाँ पे मुझे ना किंग ट्रीटमेंट मिले, स्पेशल ट्रीटमेंट मिले, एकदम वाइब आए, तुम्हारी लैंग्वेज में बोलो तो वाइब आनी चाहिए मेरी वाली। वो जो राजा था अलवर का उसे भी सेम चाहिए था, दैट मैं जहाँ भी जाऊँ वहाँ मुझे मतलब वाइब मिले, मेरी मुझे रिस्पेक्ट मिले, और मैं तो वैसे भी किंग हूँ ना तो मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रीटमेंट मिले। तो जब वो लंदन जाते हैं तो लंदन में ना वो रोल्स रॉयस के शोरूम में जाते हैं। तो जो शोरूम का मैनेजर होता है वो उनको देखता है। तो ना जो हमारे अलवर के राजा थे वो ना बड़े साधारण वेशभूषा में गए थे, वैसे तामझाम एकदम राजशाही में नहीं गए थे, वो नॉर्मल लुक्स में अपना गए रोल्स रॉयस के शोरूम में। तो मैनेजर ने उन्हें देखा, तो मैनेजर को देखते ही समझ में आ गया था वो एक इंडियन है। तो पहले तो उसके दिमाग में क्या आया, दैट इंडियन है तो कुछ परचेज नहीं करेगा, गरीब ही होगा, ऐसी पहले उन्होंने दिमाग में वो बना ली, उनकी इमेज, राजा की इमेज ऐसी बना ली। तो राजा को ना बड़ा बुरा लगा, दैट यार मैं राजा हूँ, मुझे हर जगह स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली फीलिंग आती है, और ये मैनेजर को देखो मुझे कैसे धुतकार रहा है, मुझ पर इसने ध्यान भी नहीं दिया, और मतलब उनको ना मतलब बहुत इंसल्टिंग फील हुआ, उनको बहुत बुरा लगा। तो राजा फिर दोबारा अपने मतलब जिस होटल में वो ठहरे थे उस होटल में वो वापस गए। उन्होंने फिर अपने जो भी उनके मंत्री वगैरह रहे होंगे उस टाइम पे, उन्होंने उससे उन सबको वो सारी चीज़ें बताई, और फिर उन्होंने कहा दैट मुझे ना एकदम राजाओं वाली फील के साथ दोबारा उस शोरूम में जाना है। तो सारा इंतज़ाम करवाया गया, वो दोबारा से एकदम राजा की तरह राजाओं वाली एंट्री लेकर एकदम मतलब हाथी वाथी तो नहीं, उस टाइम की जो जितनी भी एक्सपेंसिव कार या फिर जो भी रहा होगा वो सारी चीज़ें लेकर एंट्री मारी उन्होंने शोरूम में। तो मैनेजर को रियलाइज़ हो गया दैट यार ये कोई साधारण इंसान नहीं था जिसको मैं धुतकार रहा था या इग्नोर कर रहा था या फिर जिस कस्टमर पे मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो फिर उस मतलब जो बेसिकली हमारे जो राजा थे उन्होंने बोला दैट यार मुझे रोल्स रॉयस की कार खरीदनी है, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है दैट इस मैनेजर को ना इंडिया आकर ये कार मुझे देनी होगी। तो मैनेजर का तो काम ही था ना कार बेचना, तो मैनेजर ने बोला ठीक है जी मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं आके बेच दूंगा। लेकिन हद तो तब हो गई जब हमारे राजा जी जो थे अलवर के राजा, उन्होंने रोल्स रॉयस जैसी कार में कूड़ा उठवाने का काम किया, कूड़ा उठवाया, यानी कि इंडिया में लाके लिटरली तुम्हारे लैंग्वेज में बोलते हैं ना रोस्ट कर दिया, रोल्स रॉयस को रोस्ट कर दिया उन्होंने मतलब उन्होंने रोल्स रॉयस जैसी महंगी गाड़ियों में कूड़ा उठवाया और पूरे रास्ते पे लोग उसे देखते हुए जा रहे थे। उस टाइम पर उस ब्रांड को मतलब उसके जो ओनर थे उनको कितनी शर्म आई होगी ना दैट यार। तो उससे ना इस इंसिडेंट से हमें कहीं ना कहीं छोटा सा लेसन भी मिलता है दैट किसी को भी ना उसके लुक्स पर जज नहीं करना चाहिए। मैनेजर की देखो एक छोटी सी गलती कितनी भारी पड़ गई ना उस पर। तो ऐसे ही किसी के लुक्स पे तुम भी मत जाना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ये वाला बिल्कुल इस पर फिट बैठता है। चलो दोबारा से हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो उसी टाइम पे जैसे हमारे राजा थे अलवर के, वैसे ही बहुत सारे और भी राजा होते थे, प्रिंसली स्टेट्स होती थी ब्रिटिशर्स के टाइम पर, लेकिन उसके जो नंबर्स थे ना वो बहुत कम होते जा रहे थे टाइम के साथ साथ। देखो जो नवाब थे, किंग थे, प्रिंस थे, वो उस टाइम पर इंडियन हैंडीक्राफ्ट को बहुत तवज्जो दिया करते थे, बहुत इंपॉर्टेंस दिया करते थे। तो वो लोग ना एक तरीके से जो इंडियन आर्टिसंस थे उन्होंने वर्ल्ड वाइड एक रेपुटेशन अपनी क्रिएट कर ली थी, एक इमेज क्रिएट कर ली थी दैट हमारा बनाया हुआ पीस तो हमारे राजा, नवाब, प्रिंस पहनते हैं। लेकिन जैसे जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया के हर एक पार्ट पे कैप्चर उनको करना शुरू कर दिया था, वैसे वैसे जो हमारे नवाब थे, राजा थे, वो क्या होने लग गए, कम होने लग गए, उनके नंबर्स कम होने लग गए, जिसकी वजह से जो इंडियन आर्टिसंस थे उनकी जो मतलब मास्टरपीस होते थे उस पर लोगों का ध्यान भी कम जाने लग गया। क्यों? क्योंकि देखो अब ब्रिटिशर्स तो उतने हैवी ज्वेलरी नहीं पहन के बैठा करते थे ना, या फिर वो जो मतलब वो जो तुमने मूवीज़ में देखा होगा ना कितने हैवी एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े पहन के बैठते हैं, उस पर कितना वर्क हो रखा होता है, उस टाइप के ब्रिटिशर्स तो पहनते नहीं थे, बस हमारे राजा महाराजा पहनते थे। तो इस वजह से ना डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली स्टेट्स देखा जाने लग गया। और एक ये भी रीज़न था कि हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ने ना अपनी अच्छी खासी रेपुटेटेड इमेज को खोना शुरू कर दिया, क्योंकि जो सामान दिखेगा ही नहीं मार्केट में उसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। सेम वही होने लग गया कि जब हमारे मास्टरपीस, हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ में जो इतने बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट बन रहे थे, जब वो दिखेगा ही नहीं तो उसको खरीदेगा कौन,
वही सेम चीज़ हुई हमारे इंडियन आर्टिसंस के साथ। चलो जी, ये वाला टॉपिक भी हमें अच्छे से समझ में आ गया। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स। ये सबसे बड़ा रीज़न था इंडियन हैंडीक्राफ्ट या फिर इंडियन इंडस्ट्रीज़ को लॉस फेस करने का। क्यों? क्योंकि देखो, ब्रिटिशर्स जो प्रोडक्ट इंडिया में लेके आ रहे थे ना, वो मशीन मेड प्रोडक्ट्स होते थे। यानी कि मतलब एक बार मशीन चलाई तो 1000 सेम डिज़ाइन बन गए, एक बार मशीन चलाई तो 1000 और कुछ और अलग डिज़ाइन बन गया। लेकिन जो हमारे प्रोडक्ट होते थे ना, वो जनरली हैंडीक्राफ्ट वाले होते थे। उस पर बहुत कढ़ाई बुनाई की जाती थी, बहुत मेहनत की जाती थी, तो वो ना कॉस्टली आते थे। आज भी देख लो, तुम अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट लेने जा रहे हो जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से है, या फिर जिसको मतलब जिस पर बहुत ज़्यादा काम करी हो, कोई एकदम ऐसा कोई काम किया गया हो, कारीगरों को बहुत मेहनत करनी हो, तो वो बहुत एक्सपेंसिव होती है ना, उस टाइम पे भी थी। तो जब लोगों को लगा दैट यार हमारी जो इंडस्ट्री है, इंडियन इंडस्ट्रीज़ इतना महंगा प्रोडक्ट बना रही है, तो हम ये क्यों खरीदें, हम वो क्यों नहीं खरीदते जो हमें सस्ता पड़ रहा है। और यही किया इंडियन लोग, मतलब इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो धीरे धीरे अट्रैक्ट होने लग गई मशीन मेड प्रोडक्ट की तरफ। क्यों? क्योंकि इंडियन प्रोडक्ट जहाँ उनको 200 रुपये का मिल रहा था, वही सेम प्रोडक्ट, मतलब सेम तो नहीं, ऑब्वियसली क्वालिटी में डिफरेंस आ रहा था, बट स्टिल लोग उसको ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे रेदर देन इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि एक तो वो महंगा था, और दूसरा मतलब इंडियंस को एक बेटर ऑप्शन मिल गया था मशीन मेड प्रोडक्ट्स में। इस वजह से हमारी इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा लॉस होने लग गया था। ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख दिया। देखो, स्ट्रगल कॉटेज लोकल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज एज आर्टिशन स्ट्रगल टू compete with low price and higher availability of machine made goods। और जो मशीन मेड गुड्स होती थी उनकी ब्रिटिशर्स ने क्वांटिटी भी बहुत बढ़ा दी थी ना। वो लोग बहुत ज़्यादा सामान लेके आते थे इंडिया में, और उसको मार्केट में चारों तरफ मतलब ऐसे फैला दिया जाता था दैट इंडियन प्रोडक्ट अगर हो भी ना तो इंसान उसको देख ही ना पाए। और वैसे भी अगर कोई देख भी लेता था देख भी लेता था तो वो कोशिश करता था यार ये प्रोडक्ट तो एक्सपेंसिव ही होगा ना, इसकी जगह पे मैं मशीन मेड प्रोडक्ट ले लेता हूँ। तो वही चीज़ उस टाइम पे 1947 के टाइम पर हमारे आर्टिशंस को, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को फेस करना पड़ा था, और उन्हें बहुत भारी नुकसान हुआ था, बहुत ज़्यादा नुकसान का भी सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट हमारे आता है इंट्रोडक्शन टू रेलवेज़। अब देखो, मैंने बोला था ना कि ब्रिटिशर्स कुछ काम अच्छे भी करके गए थे। अब वो जो काम अच्छे करके आए थे उसकी शुरुआत हो रही है। देखो, ब्रिटिशर्स ने जो मेनली काम किए थे ना, उनमें सारा उनका अपना ही बेनिफिट था। इंडिया का ऐसा कोई स्पेसिफिक उन्होंने बेनिफिट करवाया नहीं था, बट स्टिल उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की थी जिसका उनके जाने के बाद भी इंडिया को फ़ायदा हुआ था। उसमें से सबसे पहला है इंट्रोडक्शन टू रेलवेज़, यानी कि रेलगाड़ियों को चलाने की शुरुआत जो था वो हमारे ब्रिटिशर्स ने ही किया था। अब तुम बोलोगे दीदी इसका ब्रिटिशर्स ने जब शुरुआत किया तो वैसे तो वो सब कुछ अपनी मर्जी से अपने बेनिफिट के लिए करते हैं, तो ये भी अपने बेनिफिट के लिए किया होगा, तो कैसे किया होगा। देखो, ब्रिटिशर्स का जो मेन रीज़न था रेलवेज बनाने का वो ये था कि उनको चाहिए था कि हम जो सामान ब्रिटिश से ला रहे हैं ना वो इंडिया के कोने कोने में पहुँचे। तो उन्होंने रेलगाड़ी चलवानी शुरू करी। उन्होंने कहा भाई सामान भर के लेके आओ, रेलगाड़ियों में भरो और देश के कोने कोने में लेके जाओ। मतलब कोई ऐसी जगह नहीं छूटनी चाहिए जहाँ ब्रिटिश मशीन मेड गुड अवेलेबल ना हो, क्योंकि अगेन वही बात आ गई, जो दिखेगा वही बिकेगा। और उन्होंने वही करना शुरू कर दिया। इंडिया के हर कोने में अपना सामान लेके जाने लग गए। सोच रहे थे मतलब बस भर दूँ मैं इंडिया को अपने सामानों से कि लोगों को हर तरफ सिर्फ मेरा 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 प्रोडक्ट दिखे, इंडियन प्रोडक्ट्स तो दिखे ही ना। और उनकी चाल कुछ हद तक कामयाब भी हुई थी। तो उन्होंने रेलवेज़ का इंट्रोडक्शन, देखो यहाँ ना डेट का कन्फ्यूज मत हो ना, मैं तुम्हें एक चीज़ बताती हूँ। 1850 में इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज़ हुआ था, यानी कि रेलवेज़ की शुरुआत हो गई थी। लेकिन अब इस लेकिन को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बार गलती होती है, क्योंकि इसमें 1850 में भले ही इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज़ हो गया, लेकिन जो आपकी पहली रेलवे थी ना वो कब चलाई गई थी? वो चलाई गई थी 1853 में। और वो कहाँ से थी? बॉम्बे टू थाने। ठीक है, तो काफ़ी बार ना कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, अगर एग्जाम में आपका क्वेश्चन आया है दैट व्हेन द रेलवेज वर इंट्रोड्यूस्ड, तो लिख के आना 1850। लेकिन अगर आया है व्हेन वाज द फर्स्ट रेलवे इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन बॉम्बे टू थाने, तो लिख के आना 1853। दोनों डेट्स आपकी बुक में मेंशन कर रखी होगी, चेक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से रीड करना, बिकॉज एमसीक्यू में वो जान के ये क्वेश्चन डालते हैं, हर बार ये डालते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कंफ्यूज होगा ही होगा बच्चा। क्यों? क्योंकि हमने ये दोनों डेट्स एक साथ पढ़ रहे होते हैं ना, तो माइंड उस टाइम पे काम ही नहीं करता, याद ही नहीं आता। तो आप ये गलती मत करना, याद रखना
रेलवेज की शुरुआत हो गई थी 1850, मतलब में इंट्रोडक्शन हो गया था 1850 के टाइम पे, लेकिन जो आपकी फर्स्ट रेलवे थी ना वो 1853 में चलाई गई थी, जो कि बॉम्बे टू थाने थी। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और देखो वो कितने डिस्टेंस कवर कर रही थी, 34 किलोमीटर्स का। भले ही ये याद मत रखना 34 किलोमीटर्स का, ये मैंने आपको थोड़ा नॉलेज इंक्रीज करने के लिए लिख दिया है। ये किलोमीटर्स उतना नहीं पूछा जाता, बट डिस्टेंस मतलब बेसिकली वो ट्रेन कहाँ से कहाँ चलाई गई थी ये ज़रूर पूछा जाता है। तो याद रखना कहाँ चलाई गई थी, बॉम्बे टू थाने। कब चलाई गई थी, अप्रैल 1853। देखो यहाँ भी मैंने लिख दिया है, अप्रैल 16 में 1853 में पहली ट्रेन हमारी चली थी बॉम्बे टू थाने की। अब देखो ब्रिटिशर्स बेसिकली ना रेलवेज का यूज़ सिर्फ अपने रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करने के लिए नहीं करते थे पोर्ट्स तक। मतलब ब्रिटिशर्स का ना रेलवेज चलाने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही हुआ था कि उनका जो माल वो लोग ब्रिटेन से ला रहे थे उनको इंडिया में हर एक कोने तक पहुंचाना था। बट उनका एक और काम हो रहा था, वो लोग ना जो रॉ मटेरियल इंडिया से लेकर जाना था चाहते थे उसको हैवी क्वांटिटी में बाय रेलवेज वो पोर्ट्स तक पहुंचा रहे थे। उनसे एक लिंक बन गया था, तो उन्होंने ना इंडिया को निचोड़ने का कहीं से कसर नहीं छोड़ा था, सारा प्रबंध कर लिया था कि भाई कोई सा भी ऐसा कोना नहीं रहना चाहिए जहाँ से हम इंडिया को लूट ना पाए। बिल्कुल एकदम तैयार होकर बैठे थे वो। तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिख के आने हैं, ठीक है। दैट ब्रिटिशर्स ने एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल में तो इसका यूज़ करा ही करा था, साथ में अपने फिनिश्ड गुड्स को इंडिया के हर एक कोने तक पहुँचाने के लिए भी उन्होंने रेलवेज का प्रयोग बखूबी किया था और बहुत अच्छे से किया था। चलो जी ये हो गया। अब हम जानते हैं हमारा फॉरेन ट्रेड। अभी मैंने बताया था फॉरेन ट्रेड में, जल्दी से कमेंट्स करके बताओ, मैंने अभी बताया था एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को हम किससे डिनोट करते हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दो तुम लोग मुझे, ठीक है। चलो फॉरेन ट्रेड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अब देखो ब्रिटिश राज के टाइम से या फिर ब्रिटिश राज से पहले बोलूँ, यानी कि 18th सेंचुरी में, तो देखो हमारे ना इंडिया कभी भी फॉरेन ट्रेड में पीछे नहीं रहा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था दैट जो हमारे राजा महाराजा या फिर प्रिंस होते थे, नवाब होते थे, वो क्या करते थे, इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट पहनते थे। इतने भारी भारी पोशाक होती थी उनकी जिस पर बारीकी से सोने के उससे काम किया जाता था, सोने की तारों से काम किया जाता था। इतना बारीक, मतलब एक छोटी से छोटी डिटेल का ध्यान रखा जाता था। तो वो सारे वर्क की वजह से ना जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसकी अलग ही डिमांड थी मार्केट में, और हमारी इंडस्ट्री बहुत स्मूथली रन कर रही थी, लोगों की डिमांड आ रही थी, हमारा एक्सपोर्ट चल रहा था। तो कुछ ऐसा नहीं है दैट ब्रिटिशर्स के आने के बाद ही हमने अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट शुरू करा हो, वो हमारा पहले से ही था। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद उन्होंने हमें एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया था, वो हमारे ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती करने लग गए थे, क्योंकि उनका मेन रीज़न ही यही था, वो बस चाहते थे दैट हमें किसी भी हाल में इंडिया से ना जितना प्रॉफिट अर्न कर सके, जितना रॉ मटेरियल लेके जा सके, सब ले चलो, बस भरते जाओ अपने घर को। और वो यही चीज़ कॉन्टिन्यूसली कर रहे थे। तो देखो जब ब्रिटिशर्स 1947 मतलब 1947 में तो हमारा देश आज़ाद हुआ, उससे पहले उन्होंने ब्रिटिशर्स ने ना इंडिया की एक इमेज बना दी। उस इमेज में उन्होंने इंडिया को एज ए एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल दिखाया और इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड दिखाया। अब तुम बोलोगे दीदी ये कैसे, देखो ब्रिटिशर्स लार्ज क्वांटिटी में हमारे यहाँ से क्या लेके जा रहे थे, जो ब्रिटिशर्स है वो बेसिकली इंडिया से सबसे ज़्यादा क्या लेके जा रहे थे, रॉ मटेरियल ही तो लेके जा रहे थे ना। वो कॉन्टिन्यूसली चाह रहे थे कि बस हम रॉ मटेरियल लेके जाए। मैंने RM लिख दिया है, तुम्हें रॉ मटेरियल लिखना है। पेपर में ज़्यादा शॉर्टकट अपनी जनजी लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है, प्रॉपर स्पेलिंग के साथ रॉ मटेरियल लिख कर आना। तो ब्रिटिशर्स बेसिकली रॉ मटेरियल इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे थे और अपने यहाँ का जो फिनिश्ड गुड्स होता था वो इंडिया में इंपोर्ट करते थे, ताकि उसको बेचकर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके। और उन्होंने कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट पे ना अपनी मोनोपोली समझ ली थी, यानी कि एकाधिकार समझ लिया था। क्योंकि ऑलमोस्ट मोर देन 50% जो हमारा ट्रेड हो रहा था ना, मोर देन 50% वो किसके साथ हो रहा था, ब्रिटेन के साथ हो रहा था। जस्ट इमेजिन, मोर देन 50%, यानी कि ऑलमोस्ट 60 to 70% हमारे किसके साथ जा रहा था, ब्रिटेन के साथ। एंड जो बचा हुआ था वो हमारे आसपास की कंट्रीज़ के साथ जा रहा था, जैसे कि श्रीलंका है ना, जिस श्रीलंका को पहले साइलेंट भी बोलते थे, आपकी बुक में भी होगा, है ना मज़ेदार। श्रीलंका साइलेंट अलग अलग नेमों से दे रखा होता है, तो कंफ्यूज मत होना। तो सिर्फ ब्रिटेन ने मोनोपोली कर रखी थी हमारे फॉरेन ट्रेड में, और ऊपर से इंडिया की इमेज भी चेंज कर दी थी एज ए एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टर ऑफ
फिनिश्ड गुड्स। चलो जी दीदी, ये भी हमें समझ में आ गया। तो ऐसी हमारी सारी इमेज बन रही थी। अब इसकी वजह से ना हमारा जो देखो एक्सपोर्ट तो हम कर रहे थे रॉ मटेरियल, वो समझ में आ गया, लेकिन ना कहीं इसकी वजह से जो इंडिया की मार्केट थी वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। क्यों? देखो, अगर हम ब्रिटिशर से ही कॉन्टिन्यूसली व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उन्होंने तो पहले ही डिस्क्रिमिनेटरी तारीफ पॉलिसी लगा रखी है ना। तो कहीं ना कहीं देखो तो इसमें फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन का ही हो रहा था, इंडिया को कुछ खास फ़ायदा हो नहीं रहा था। और अगर कुछ होता भी ना तो ब्रिटिश उसको रोक देती या फिर वो पैसा अपना खा लेती, इंडिया के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में नहीं लगाती थी, क्योंकि उनका इंटेंशन ही नहीं था, उनका वो इरादा ही नहीं हुआ करता था, वो मेन लूटने के मकसद से ही आई थी हमें। चलो ये भी हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा डेमोग्राफिक कंडीशन। ये वाला टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करके जाना, और इसमें डेट्स में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो रही। देखो, डेमोग्राफिक कंडीशन से पहले ना मैं आपको एक दो डिटेल्स छोटी छोटी बता देती हूँ, वो एग्जाम के एमसीक्यू में जनरली पूछी जाती है। सबसे पहले आता है आपका फर्स्ट सेंसस। अब घबराना मत कि फर्स्ट सेंसस क्या है। देखो, हर साल ना, हर 10 साल बाद हमारी कंट्री जनगणना करती है, ठीक है, कि हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी है। तो इंडिया की जो फर्स्ट जनगणना होती है या फिर पॉपुलेशन काउंट होता है ना, वो आपका किया गया था 1881 में, याद रखना 1881 में। और हर कितने सालों बाद जनगणना दोबारा होती है? 10 सालों बाद, आफ्टर एवरी 10 ईयर्स दोबारा की जाती है, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है, याद रखना। यानी कि 1881 में, यानी कि हमारी ब्रिटिशर्स के टाइम पे पहला फर्स्ट सेंसस निकला था। चलो ये बता दिया। नेक्स्ट आपका आता है कि ना स्विस कैनाल कब ओपन हुआ था। स्विस कैनाल, बेसिकली स्विस कैनाल के ओपन होने से सबसे ज़्यादा ब्रिटिशर्स का ही फ़ायदा हुआ था, क्योंकि वो इसी रास्ते से अपना हमारा जो रॉ मटेरियल था उसको एक्सपोर्ट कर रहे थे, और जो इम्पोर्टेड मतलब जो उनका फिनिश्ड गुड्स था उसको इसी रास्ते से इंपोर्ट कर रहे थे। तो स्विस कैनाल के खुलने से भी सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हो रहा था? ब्रिटिशर्स को हो रहा था। और ये किस ईयर में खुला था? 1869 में। ये दोनों डेट्स आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी में चाहो तो लिख लो, क्योंकि ये आएंगे ही आएंगे, मैं लिख के दे सकती हूँ। एक तो फर्स्ट सेंसस हुआ था आपका 1881 में, और स्विस कैनाल खुला था 1869 में। दोनों डेट्स आपको याद रखनी है। चलो अब हम थोड़ा डेमोग्राफिक कंडीशन पे आ जाते हैं। देखो, डेमोग्राफिक कंडीशन का मतलब होता है बेसिकली आप जिस देश में रहते हो ना, उसमें सारी चीज़ें देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दैट उस देश की पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, वहाँ पे मतलब बर्थ रेट क्या है, वहाँ पे लिटरेसी रेट कितनी है, वहाँ पे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो क्या उसका रेशियो चल रहा है, या फिर उस देश की लिटरेसी रेट क्या है। तो बेसिकली ना डेमोग्राफिक कंडीशन में हम जानेंगे कि 1947 के टाइम पर हमारे देश के किस टाइप के हालात थे और किस चीज़ों में हमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत थी। सबसे पहले हमारा आता है हाई बर्थ रेट, यानी कि उस टाइम पर जो इंडिया की बर्थ रेट थी वो काफ़ी ज़्यादा हाई थी। मतलब जो बेबी बॉर्न हो रहे थे वो कॉन्टिन्यूसली बेबी बॉर्न, लार्ज नंबर ऑफ बेबीज़ जो है वो बॉर्न हो रहे थे। उस टाइम पे हमारा जो बर्थ रेट था 1947 के टाइम पे वो काफ़ी ज़्यादा था। फर्टिलिटी रेट वर हाई विद अ वुमेन हैविंग एन एवरेज ऑफ 5-6 चिल्ड्रन। मतलब अगर मैं आप लोगों से भी पूछूं तो आपकी अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो आप देखते होंगे 5-6 चाचा, और मतलब पापा के भी 5-6 भाई होते हैं ना। तो ऐसा वो पुराने ज़माने में होता था। क्योंकि एक साथ ना वो मदर जो है 5-6, एक साथ नहीं, मतलब मदर जो है वो 5-6 चिल्ड्रंस को बॉर्न हो जाते थे, ठीक है। तो उस टाइम पे ऐसा रेशियो था। आप आज के टाइम में नहीं होता। आज के टाइम में आप जनरली क्या देखते हो, वो हम दो हमारे दो वाला सीन चलता है। अब तो खैर अब वो भी नहीं चलता। अब जनरली फैमिलीज ट्राई करते हैं दैट 1 बेबी इज़ एनफ। अब तो वो वाला ट्रेंड शुरू हो गया है। बट उस टाइम पर ना 5-6 बच्चे एटलीस्ट वुमेन आराम से बॉर्न कर लेती थी, ठीक है। तो अब तुम कहोगे इतना, अगर हमारे पास हेल्थ फैसिलिटी भी नहीं थी बट इतने बेबी, तो बेबी हो तो रहे थे लेकिन वो जी कितने रहे थे वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। दैट बर्थ रेट तो चलो हाई था, ठीक है, बट कितने बेबी उसमें से जी पा रहे थे। चलो इसको मैं क्लीन कर देती हूँ। देन है हमारा मोर्टेलिटी रेट। आप सबसे पहले बता दो मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कमेंट सेक्शन में। इसको चलो इधर तो मैंने लिख ही रखा है, बट स्टिल ज़रा तुम्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मोर्टेलिटी रेट का पहले से मतलब पता था या फिर नहीं। देखो, बेसिकली मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उसमें से कितने बच्चे मतलब
कितने बच्चे 1 साल कंप्लीट होने से पहले मर जाते हैं। इसको बेसिकली इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का नाम देते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट का मतलब होता है शिशु, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि शिशु मृत्यु दर। एक बार इसको क्लीन करना, इसमें मोर्टेलिटी रेट है और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अलग से समझाना था। नेक्स्ट है हमारा मोर्टेलिटी रेट। अब देखो मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है किस एज में बच्चे, मतलब मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है बेसिकली कोई एक इंसान किस एज तक जी सकता है। अब तुम सोचोगे कि यार दीदी मैंने सुना है पुराने ज़माने के लोग ना बहुत साल जीते थे, ऐसे 60 70 80 साल जीते थे, तो बात सही है। देखो 1947 के टाइम का ये मतलब जो हमारा पीरियड था ना, उसमें ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ना एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होती थी वो अराउंड 32 ईयर्स होती थी। मतलब तुम्हारा जो दिमाग में वो 60-70 वाला है ना, वो मतलब र्यूमर नहीं बोलूँगी, जब हमारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होने लग गई तब लोग 60-70 मैक्स जिए हैं, 90 भी जिए हैं। लेकिन 1947 की बात करूँ मैं पर्टिकुलरली, तो जो इंसान पर्टिकुलरली जीता था वो 32 ईयर्स तक ही जीता था। और इसका रीज़न क्या था कि उस टाइम पे बीमारियां बहुत सारी थी और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर था। पुअर क्या, एकदम ख़त्म हालत में था हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उतना ध्यान ही नहीं दिया। वो बीमार पड़ते थे तो अपने देश चले जाते थे, और अगर बाई चांस बीमार पड़ भी गए तो वो जिस महल में या फिर जिस इलाके में रहते थे वहाँ से उन्होंने अपने लिए स्पेशली डॉक्टर बुलवा रखे होते थे कि कुछ भी हुआ तो अपने डॉक्टर से इलाज करवाओ। लेकिन जो पॉपुलेशन थी उसके पास वो फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं थी, जिसकी वजह से जो बेसिक बीमारियां थी ना उसका भी इलाज नहीं हो पाता था। ऊपर से 1947 के टाइम पे कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जिनकी मेडिसिन अवेलेबल ही नहीं हो पाती थी, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, क्लोरा। अब देखो तुम्हें ना आज के टाइम में ये बीमारियां लगता होगा दीदी ये तो बेसिक बीमारियां है, मतलब मेडिसिन तो अवेलेबल होती है ना आज के टाइम में, बट उस टाइम पे मेडिसिन तो बहुत दूर की बात है। लोग ये बीमारियां सुन के घबरा जाते थे, डर जाते थे। इट वॉज लाइक फोमो उनके मन में क्रिएट हो जाता था दैट अब किसी को ये हुआ है तो वो मरेगा ही मरेगा। क्यों? क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी थी नहीं, दवाई तो बहुत दूर की बात है। कोई सुन लेता ना किसी को ये बीमारी है तो उसके पास भी जाना प्रेफर नहीं करता था। ऐसे टाइप के हालात हो गए थे उस टाइम के, और यही रीज़न है कि जो हमारी हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी ना वो सिर्फ और सिर्फ 32 ईयर्स की थी। एग्जाम में ये पूछा जाएगा दैट लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी होती है, तो उसमें याद रखना 32 ईयर, कितनी 32 ईयर की होती है, ठीक है। चलो जी ये भी समझ में आ गया। और बाकी और अगर एग्जाम में पूछा गया कौन कौन सी बीमारियां थी 1947 के टाइम पे जो बहुत तेजी से फैल रही थी, तो मलेरिया, क्लोरा एंड ट्यूबरक्लोसिस। चलो अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी। देखो अभी मैंने बताया था लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में, यानी कि वो एक्सपेक्टेंसी जिसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इंसान एटलीस्ट इतना तो जिएगा ही जिएगा, ठीक है। तो उसमें क्या है अभी मैंने बताया था। चलो कमेंट सेक्शन बिना देखे बता दो मुझे कितना है, याद है ना 32 ईयर्स। दैट इंसान एवरेज कितना जी पा रहा था 1947 के टाइम पे, सिर्फ और सिर्फ 32 ईयर्स, ड्यू टू द लिमिटेड और नो एक्सेस टू हेल्थ केयर एंड malnutrition, widespread poverty एंड इनएडुकेट सैनिटेशन। देखो एक तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, ऊपर से ना जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती है जैसे हाइजीन, सैनिटेशन, इस टाइप की चीज़ों से भी लोग बिल्कुल भी अवेयर नहीं थे, उन्हें पता ही नहीं होता था ये सब क्या होता है, ठीक है। उसकी वजह से भी ये जो बीमारियाँ ये बहुत तेज़ी से फैलती थी और लोगों को हो जाती थी एंड देन वो एक्सपायर हो जाते थे, ठीक है। इस वजह से जो मैक्सिमम एक इंसान जी पाता था वो सिर्फ और सिर्फ 32 ईयर्स तक ही जी पाता था। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी गवर्नमेंट ने बहुत एफर्ट्स लगाए कि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज़ किया जाए, लोगों में हेल्थ अवेयरनेस फैलाई जाए, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ को इंक्रीज़ किया जाए। बट उस टाइम पे ऐसी कोई भी प्रोग्राम या फिर ब्रिटिशर्स की तरफ से ऐसा कोई सीन नहीं था। नेक्स्ट आता है हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। देखो अभी हमने पढ़ा मोर्टेलिटी रेट। बेसिकली मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है ना कि मोर्टेलिटी का मतलब होता है बेसिकली मरना। इसमें क्या है इन्फेंट मोर्टेलिटी। देखो इन्फेंट का मतलब होता है शिशु मतलब बच्चा, ज़्यादा हिंदी हो गई। इन्फेंट का मतलब होता है शिशु यानी कि बच्चा। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है एक बच्चा जो पैदा हुआ है वो 1 साल की उम्र पहले से 1 साल की एज को क्रॉस करने से पहले ही मर जाता है, ठीक है। तो उस टाइम पे जो हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था वो भी क्या था, काफ़ी ज़्यादा हाई था। मतलब 1000 बच्चों में से 200-250 बच्चे मर जाते थे बिफोर रीचिंग 1 ईयर।
ये सारी चीज़ें आपको आंसर में दिखानी है। बिफोर रीचिंग 1 ईयर वो बच्चे मर रहे हैं। इट मीन्स देख रहे हो कितनी बुरी हालत है। दैट बर्थ रेट तो हाई है, मतलब फीमेल्स बच्चे को जन्म दे रही हैं, बॉर्न कर रहे हैं, बट स्टिल जो बच्चे हैं उनके मरने के जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा है। 1000 में से 200-250 बच्चे मर रहे हैं ड्यू टू द लैक ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड डॉक्टर्स तो बिल्कुल थे ही नहीं। कुछ उस टाइम पे इतना ज़्यादा था ही नहीं हमारे पास कि हम लोगों को अवेयर कर सके या फिर लोगों को पता चल सके। इसकी वजह से जो हालत है वो और ज़्यादा ख़राब हो गई थी। देन आता है हमारा लिटरेसी। देखो 1947 के टाइम पे ना ऑनेस्टली लिटरेसी थी, लेकिन सिर्फ नाम के लिए थी। अगर मैं बोलूँ तो लिटरेसी का मतलब होता था अमीर लोगों के बच्चे स्कूल जाएंगे, अमीर लोगों के बच्चे शिक्षा लेंगे। और उस टाइम पे ये बहुत सिनेरियो था, क्योंकि मिडिल क्लास और पुअर पीपल को तो मतलब ऐसा था दैट उनको मेन था कि हमें खाने के लिए मिल जाए वही बहुत है। लिटरेसी रेट था मेल के लिए फिर भी था, लोग पढ़ाते थे थोड़ा बहुत, लेकिन फीमेल के तो एकदम नेगेटिव में था। क्यों? क्योंकि देखो लिटरेसी रेट ना 1947 के टाइम पे लोग उतने अवेयर ही नहीं थे एजुकेशन के बारे में, उनको उतना नहीं पता था। और जो लोग स्कूल जाके पढ़ते लिखते भी थे वो आज के टाइम जितना, मतलब आज भी काफ़ी सारे एरियाज़ में ऐसा है, बट स्टिल लोग 8th 10th 12th तक करते हैं। बट उस टाइम पे लोग उतना भी नहीं पढ़ पाते थे, और अगर पढ़ भी पाते थे ना तो जनरली वो मेल केस में ही होता था, क्योंकि फीमेल लिटरेसी रेट तो एकदम ख़त्म थी, पुअर थी। मतलब आप समझ लो दैट 3000 4000 के नंबर्स में ना कोई एक लड़की जा पाती थी स्कूल, कोई 2 लड़की जा पाती थी बस, उससे ज़्यादा तो। और अगर वो जा भी रही है ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हायर लेवल की एजुकेशन करेगी, वो 3rd 4th में ही स्कूल स्किप कर देगी या फिर छोड़ देगी। 3rd 4th भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, उसको बेसिक पढ़ना लिखना आ गया, दैट्स इट, वो उसमें ही पढ़ाई छोड़ देगी, घर का काम करेगी। उस टाइप का थोड़ा सीन क्रिएट हो रखा था। तो लिटरेसी रेट भी हमारी 1947 के टाइम पे बहुत ख़त्म थी। देखो यहाँ लिख भी रखा है मैंने, दैट लिटरेसी रेट वॉज लो विद द लिटरेसी रेट अराउंड 12 to 17%। अब ये 12 to 17% भी ना सिर्फ मेल केस में था, फीमेल केस में बिलो 10%, 10% से भी नीचे हुआ करता था फीमेल लिटरेसी रेट। तो देखो कितना डिफरेंस था। मतलब एक तो लिटरेसी रेट है ही नहीं, 12-17% में तुम क्या मानोगे यार, 100 लोग में से 12-17 जा पा रहे हैं, नहीं है, कुछ भी नहीं है ये तो। और उसमें से भी फीमेल का लेस देन 10% हुआ करता था। तो ये इतने ख़राब कंडीशंस थे हमारे 1947 के टाइम पे। तो ये तो हमारे हो गए डेमोग्राफिक कंडीशंस के बारे में, हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। अब हम जानते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। देखो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में ना हम बेसिकली बात करें तो उस टाइम के जितने भी लोग थे वो मोस्टली जितना भी कमा पा रहे थे या फिर जो उनका लाइवलीहुड था ना, वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर ही था, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ बहुत कम थी, मतलब बहुत ज़्यादा कम थी। इस वजह से कहीं ना कहीं जो लोग अपनी जीवन यापन के लिए या फिर अपने लाइफ सस्टेन्स के लिए या फिर जो भी चीज़ें वो अर्न कर रहे थे ना, वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड थी। एग्रीकल्चर हो गई, माइनिंग हो गई, माइनिंग भी बाद में आई, उस टाइम पे एग्रीकल्चर हो गई, अपना फिशिंग हो गया, और ये लोगों ने कोई जानवर वगैरह पाल लिए, उसका दूध बेच लिया, इस टाइप की चीज़ें ही लोग करा करते थे। ऐसे इंडस्ट्री में जाकर मशीन्स रन करना, कुछ अपना सेटअप करना, ऐसा कोई नहीं था। तो बेसिकली उस टाइम पर 1947 के टाइम पर जो मोस्टली लोग थे ना, वो एग्रीकल्चर में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंगेज्ड थे। देखो यहाँ मैंने लिख भी रखा है कि 70-75% जो है वो प्राइमरीली एग्रेरियन थे, यानी कि एग्रीकल्चर में ही रहते थे। ऑफ द प्रोडक्शन एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज वर सिग्निफिकेंटली अंडर डेवलप्ड। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज उस टाइम पे अंडर डेवलप्ड थी, उतनी ज़्यादा थी नहीं, और अगर थी भी तो लोग उसमें जाना प्रेफर नहीं कर रहे थे, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि मशीनरीज रन कैसे करती हैं। अब देखो अगर मैं कोई इंडस्ट्री चला भी रही हूँ, छोटी या फिर बड़ी, तो मैं क्या चाहूँगी कि मेरे पास वो एम्प्लॉय आए जिसको एटलीस्ट मशीन रन करना आता हो, और उसके नंबर्स भी बहुत कम थे। मतलब ऐसे जान लो दैट 500 में से किसी 4-5 इंसान को आता होगा उस टाइम की मशीनरी रन करना। तो लोग, जब मुझे वो काम आता ही नहीं है तो मैं उसमें क्यों जाऊंगी, ये सोचकर एग्रीकल्चर में आ जाते थे। बट धीरे धीरे सिनेरियो चेंज हुआ, लोग इंडस्ट्रीज़ की तरफ स्विच होने लग गए। जब हमारे मैन्युफैक्चरिंग हब बनने लग गए, इंडस्ट्रीज़ की तरफ गवर्नमेंट ध्यान देने लग गई, तब स्विच भी करा लोगों ने अपना करियर। और आज के टाइम पे बहुत सारे लोग हैं जो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। अब मुझे ये मत बोल देना सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर क्या होता है, पता है ना क्या होता है? कमेंट डाउन करना नीचे कि क्या प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर क्या होता है। और जिसको नहीं पता डोंट वरी, कमेंट में मेंशन कर देना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा।
और अगर कोई सर्विस सेक्टर में है भी तो वो क्या होता था, लो पेइंग जॉब्स मानी जाती थी, मतलब इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज छोटी हुआ करती थी। अब मतलब अगर कोई इंसान 1 लाख रुपए की इंडस्ट्री रन कर रहा है तो वो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करोगे, दैट वो लो पेइंग सैलरीज ही देते थे, क्योंकि उनको इतना प्रॉफिट भी अर्न नहीं हो पाता था, क्योंकि लोग इंडस्ट्री या फिर उस टाइप की चीज़ों में उतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे उस टाइम तक। और उसके बाद जो ब्रिटिशर्स वैसे ही हमारी इकोनॉमी को इतना ज़्यादा अफेक्ट करके गए थे, उन्होंने कुछ खास एफर्ट्स करे ही नहीं थे हमारी इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए। हमारे पास हाई स्किल्ड जॉब्स अवेलेबल नहीं थी, और अगर थी भी तो उसके लिए स्किल्ड लेबर अवेलेबल नहीं थे। मेन रीज़न तो हमारा यही था। कॉन्सिक्वेंटली पॉवर्टी वॉज वाइड स्प्रेड एंड इकोनॉमी डेवलपमेंट वॉज सीवियरली कॉन्स्ट्रेंट, जिसकी वजह से जो गरीबी का दर है वो बढ़ता जा रहा था, पॉवर्टी इंक्रीज हो रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थे, लोगों के पास जॉब्स की कमी बहुत ज़्यादा थी, मतलब जॉब्स थी ही नहीं, क्योंकि अगर चाहिए भी होते तो बहुत स्किल्ड लेबर मांगते थे जो हमारी कंट्री में अवेलेबल ही नहीं थे उस टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ी थी। चलो तो ये भी समझ में आ गया हमें। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो है इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो अब इंफ्रास्ट्रक्चर से ना काफ़ी बच्चों के माइंड में आया होगा बिल्डिंग्स, है ना, शोरूम्स, मॉल्स, ठीक है, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर है। बट उस टाइम पर ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में कुछ स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा करके गए थे उस टाइम के अकॉर्डिंग। इनफैक्ट आज भी बहुत सारे हैं, ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। बेसिकली ब्रिटिशर्स ने जितना भी किया था करने का उनका इंटेंशन एक ही था, पैसा और अपना फ़ायदा। तो उसी नीयत से उन्होंने वो काम किया। सो बेसिकली उसी नीयत से उन्होंने ये सारे कुछ अच्छे काम भी किए, जो उसका मोटिव उनका मेन अपना स्वार्थ था, बट बाद में हमने भी उसका फ़ायदा उठाया है। चलो पहला उन्होंने किया कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। क्या किया उन्होंने? कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। अब उन्होंने रोड्स क्यों बनाई थी? देखो उनका रोड्स बनाने का एक ही रीज़न था, दैट वो जो सामान ब्रिटेन से इम्पोर्ट करवा रहे हैं उसको हर जगह पहुंचाना है। तो देखो जैसे उन्होंने रेलवेज़ बनाई, अच्छी बना दी, बॉम्बे टू थाने गया सामान तो रेलवे से चला गया। अब थाने से वो थाने के हर एक जगह पे वो सामान पहुंचे, उसके लिए तो रेल नहीं काम आएगी ना, उसके लिए उसको चाहिए थे छोटे छोटे ट्रांसपोर्ट्स, जैसे कि बसेस, कार्स, इस टाइप के ट्रांसपोर्ट, बैलगाड़ी, समथिंग लाइक दैट, इस टाइप की चीज़ें चाहिए थी। और वो सारी चीज़ें कहाँ मतलब जैसे हमारी कार हो गई, बाइक हो गई, ये सारी चीज़ें कहाँ चल पाती? रोड्स पे चल पाती। तो उन्होंने ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि रोड्स का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया, दैट हम रोड्स बनाएंगे ताकि हमारा सामान जब रेलवे से बॉम्बे टू थाने आए तो थाने से उसको आगे जाने में किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। क्यों? क्योंकि पूरी मार्केट में सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश गुड्स एंड सर्विसेज होनी चाहिए, इंडिया को तो दिखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा सामान दिखे और मेरा ही सामान बिके, मुझे ही सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है। उनकी सोच ही बस प्रॉफिट कमाने की थी, बस किसी तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेकर जाओ यहाँ से। इसी वजह से उन्होंने रोड्स की कंस्ट्रक्शन करवाई, मेनली टू फैसिलिटेट्स मिलिट्री भी है, और सेकंड हमारा रीज़न था मिलिट्री मूवमेंट। देखो पहली चीज़ तो उन्होंने ताकि उनके गुड्स एंड सर्विसेज कोने कोने तक पहुँच पाए, दूसरा उन्होंने ना मिलिट्री को कनेक्ट करने के लिए भी रोड्स का बहुत अच्छा यूज़ करा। अब तुम बोलोगे मिलिट्री को कनेक्ट करने के लिए रोड की कैसे ज़रूरत? देखो मान लो कि कोई मतलब कहीं दंगे हो रहे हैं, ठीक है, अब अगर वहाँ तक पहुँचने की रोड्स ही नहीं है तो हो सकता था ब्रिटिश जब तक वहाँ पहुँचे उस दंगे को रोकने के लिए, तब तक वो दंगा जो है बहुत ज़्यादा उग्रवादी हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाए। तो उस सिचुएशन में ब्रिटिशर्स या फिर जो मिलिट्री है वो उस सिचुएशन को डील नहीं कर पाएगी। तो उस चीज़ से बचने के लिए उन्होंने रोड्स का सहारा लिया। जैसे ही उन्हें खबर मिलती ना कि यहाँ कुछ चल रहा है, कोई दंगे होने वाले हैं या फिर कोई उनके अगेंस्ट में प्लाटिंग चल रही है, वो तुरंत इन रोड्स पर अपनी कार या फिर जो भी उनका उस टाइम का ट्रांसपोर्ट था वो लेकर चल पड़ते थे। चलो भाई अब तेरी खैर लगेगी, तूने हमारे बारे में कैसे बोल दिया, इस टाइप का नेचर तो वैसे भी था ही उनका। तो उन्होंने इसके लिए रोड्स का बड़ा अच्छा यूज़ करा, मिलिट्री कनेक्ट्स को क्रिएट करा, import trade routes often linking ports and with inland areas, however they were limited in reach and quality, leaving many rural areas without proper कनेक्टिविटी। ठीक है, तो इसमें सारी चीज़ें मैंने लिख दिया दैट रोड्स का उन्होंने यूज़ तो बहुत अच्छा करा। पोर्ट्स से देखो
आप उनको कोई सामान लेके जाना पड़ता है तो रेलवेज अच्छी है, बट अगर रोड्स भी कंस्ट्रक्टेड है तो वो इजीली पोर्ट से लिंक बना सकते थे और रॉ मटेरियल को इजीली पोर्ट तक लाकर उसको आगे भेज सकते थे। तो रोड्स का उन्होंने भरपूर यूज़ करा है। बट स्टिल काफ़ी सारे रूरल एरियाज़ ऐसे भी थे जहाँ पर कोई प्रॉपर कनेक्टिविटी बना ही नहीं पाए थे ब्रिटिशर्स, बट जितनी बनाई थी रोड्स वो बहुत अच्छी बनाई थी उन्होंने। चलो दीदी ये समझ में आ गया, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब ब्रिटिशर्स ने पोर्ट्स भी बनाए थे। अब पोर्ट्स का सबको पता है क्यों बनाया था उन्होंने, है ना। पोर्ट्स उनका बनाने का नियत क्या था कि इंडिया से जितना भी रॉ मटेरियल है ना वो बिना किसी रुकावट के हमारी कंट्री में पहुंच जाए, ताकि हम उसका बेनिफिट ले सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट उठा सके। तो पोर्ट्स भी उन्होंने उसी नियत से बनाई थी कि जितनी भी रॉ मटेरियल है वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिश इंडस्ट्री में जाए, ताकि जो उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला प्रोसेस चल रहा है उसमें कोई रुकावट ना आए और उनका जो ट्रेड है वो स्मूथली रन करता जाए। ठीक है, तो ये था। अब हम बात करते हैं दैट जो पोर्ट्स है वो रॉ मटेरियल तो बढ़िया भेज रहा था, उसके अलावा पोर्ट से ना बेसिकली उनका जो खर्चा था वो भी चीप था। क्यों? क्योंकि देखो उस टाइम पे ना, अब हम सम रॉ मटेरियल लेके जा रहे हैं तो जो ब्रिटिशर्स ये नहीं चाहते ना हमारा ज़्यादा पैसा लगे, तो जो मतलब शिप्स के थ्रू वो भेज रहे थे, तो शिप्स के थ्रू भेजने का उनका सबसे बड़ा रीज़न था ताकि उनको ना चीपर ट्रांसपोर्टेशन चाहिए था, जो शिप्स अच्छा फॉलो कर रही थी। तो इस वजह से वो लोग पोर्ट रूट्स को बहुत इंपॉर्टेंट माना करते थे, दैट इन्हीं की वजह से इनका खर्चा बच रहा है। चलो जी, हमें ये वाला भी समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड्स पे चलते हैं। टेलीग्राफ एंड पोस्टल सर्विसेज। देखो टेलीग्राफ एंड पोस्टल सर्विसेज का यूज़ ना ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे तरीके से किया था। उनका मेन पर्पस था टेलीग्राफ एंड पोस्टल सर्विसेज को यूज़ करने का, दैट वो ना एक लिंक क्रिएट कर पाए अपने मिलिट्री कैंप्स के बीच में, है ना। क्यों? क्योंकि जब तक वो आपस में बात नहीं करेंगे, किसी चीज़ को लेकर डिस्कस नहीं करेंगे या फिर कोई इन्फॉर्मेशन एक दूसरे तक पहुंचाएंगे नहीं, तब तक उनका एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथ रन कैसे करेगा। और इसी पर्पस की वजह से उन्होंने एक्चुअल मायने में बताया दैट पोस्टल सर्विसेज का यूज़ हम कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आज के लिए यही आपका टॉपिक खत्म होता है, और कमेंट्स में जितने क्वेश्चन पूछे हैं ना मैंने, उन सब के आंसर मुझे अब मिलने चाहिए। आई होप आज का सेशन आप लोगों को बहुत पसंद आया हो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और लाइक करना मत भूलना।